बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि जब भी उसे मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान को बदनाम करने की पूरी कोशिश करता है, मगर हमेशा वो नाकाम भी रहता है। कोई भी छोटी सी छोटी बात हो तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे पेश करता है कि जैसे वाकई ही पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हालात बहुत ही ख़राब हैं। मगर भारत को ये नहीं पता कि उनके अपने क्या हालात हैं। वो कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि भारत को खुद ये नहीं पता कि उनकी जो जिल्लत है वो बैन अवी सतह पर कितनी फैल चुकी है। वो आज मैं जिक्र करूंगा कि किस किस्म की जिल्लत जो है वो भारत के खाते में आई है और बैन अवी सतह पे भारत को जलील किया जा रहा है कि जो भारत यानी बतौर मुल्क जो है वो करप्ट हो चुका है। ये एक रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है और रिपोर्ट जो जारी हुई है वो जून और सितंबर के दौरान बनाई गई थी। लोगों के सर्वे किए गए थे। वो सर्वे रिपोर्ट जो है हमारे पास मौजूद है। वो आपको बताते हैं कि उस सर्वे रिपोर्ट में लिखा क्या गया है और अभी तक जो चीज़ सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि रिश्वतखोरी के मामले में 39% यानी रैंकिंग के साथ अव्वल नंबर पर आ चुका है भारत। और इसमें यह बताया गया है कि अवामी खिदमात तक रसाई के लिए ज़ाती ताल्लुकात के इस्तेमाल करने के हवाले से भी भारत सहर फहरिस्त है। मतलब ये है कि वहाँ पर मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो ताकतवर है सिर्फ उसी का काम होता है, जिसके पास पैसा है उसी का ही काम होता है। वहाँ पर आम इंसान की जो एक ज़िंदगी है उसे आप जिंदगी नहीं कह सकते बल्कि जलालत कह सकते हैं। तो जनाब हम बढ़ते हैं। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया के उन्वान से शायद इस सर्वे के दौरान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 17 ममालिक के 20,000 से ज्यादा लोगों से सवालात पूछे थे और जो सवालात किए गए थे उस हवाले से जो मालूमात है उन्होंने पूछी थी कि अवामी खिदमात यानी अदालतें, पुलिस, तिब्बी सहूलियात, सरकारी दस्तावेजात और सहूलियात के हसूल के बारे में उनकी क्या राय है, बात की गई थी भारत के हवाले से। तो जनाब जो राय आई और सवालात पूछे गए तो उसमें से उन्होंने कहा है कि जी 47% जो लोगों का मानना था कि रिश्वतखोरी में इजाफा हुआ है। 27% लोगों का ख्याल था कि रिश्वतखोरी कम हुई है। 23% जो है लोगों के ख्याल में कोई तब्दीली नहीं आई है, जबकि 3% लोगों ने किसी राय का इजहार ही नहीं किया है। इसमें साथ में उन्होंने कहा जी 46% लोगों ने तस्लीम किया कि उन्हें पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है। मकामी अफसरों को रिश्वत देने वालों की तादाद भी 46% थी, जबकि 42% लोगों ने अरकान पार्लियामेंट को रिश्वत दी। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जी 41% ने सरकारी मुलाजमीन को हत्ता के अदालतों और जजों से भी काम कराने के लिए 20% लोगों ने रिश्वत देने का भी इतराफ़ किया है। अवामी खिदमात के लिए रिश्वत भारत में बहुत बड़ा मसला है। सुस्त और पेचीदा अफसरशाही, गैर ज़रूरी लाल फीताशाही और मुबहम कानूनी ज़ाब्ते शहरियों को बुनियादी खिदमात के असूल के लिए मुतबादल हल तलाश करने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके नतीजे में बदनवानी का सिलसिला चलता रहता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी तशवीश जाहिर की गई है कि लोगों को ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि बदनवानी इस तरह मुल्क को खा रही है और इसकी रिपोर्ट करना अहम है, लेकिन 63% अफराद ने ऐसा करने पर किसी इंतकामी कार्रवाई के अंजाम से डरते रहने की भी बात की है कि उन्हें डर है कि अगर वो शिकायत करें तो उनको संगीन नतायज का सामना हो सकता है। इसमें से 4 में से 3 लोगों का ख्याल ये भी था कि मुल्क में हुकूमती बदनवानी सबसे बड़ा मसला है और हर 3 में से एक शख्स अपने हलके के मेंबर पार्लियामान को सबसे बदनवान समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50% लोगों से रिश्वत मांगी गई, जबकि ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाने वाले 32% का कहना था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके लिए हुकूमती सहूलियात या दस्तावेजात हासिल करना मुमकिन नहीं था। नाज़रीन, इसमें जो 3 अहम चीज़ें हैं
वो ये है कि एक उनकी जो हुकूमत है वो करप्ट हुकूमत है। जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं, लोग ये समझते हैं कि उनके हल्के के जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो बदनवानी में मुलविस हैं। फिर अदलिया का जो ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है कि अदलिया में भी पैसे देकर काम कराया जाता है, यानी फैसले कराए जाते हैं या केस को आगे बढ़ाया जाता है। अवामी जो मसाइल हैं वो हल पैसे दिए बगैर नहीं होते। और सबसे जो खौफनाक बात है जो इस रिपोर्ट में बताई गई है, वो ये रिपोर्ट में बताया गया है कि जनाब अगर आप रिश्वत दें और अगर ये कह दें कि जी हमने रिश्वत देकर ये काम कराया है, तो फिर संगीन नतायज का सामना करना पड़ता है। और कई लोग भारत में मारे भी जा चुके हैं इन केसेस में। यानी कि आप माफिया कह लें, हुकूमत से लेकर नीचे तक एक माफिया है जो मुसलसल भारत में भारतीय अवाम को, जिन्होंने ज़लील ख्वार कर रखा है, उनके मसाइल हल नहीं होने देते। और जो ऊपर है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे वाले जो आम तबका है उनको तरक्की की तरफ जाने नहीं दिया जाता। ये रिपोर्ट जो है वो इंतहाई खौफनाक है और भारत के का जो मकरूज चेहरा है वो सामने है कि बजाय इसके कि वो अपने अवाम के मसाइल हल करे, मगर वो हर वक्त पाकिस्तान की टो में रहता है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है। मगर ये रिपोर्ट जो है भारत के मुंह पर तमाचे के तौर पर पड़ी है कि ये है आपका असल चेहरा। आप अपने मसाइल हल नहीं करते और आप जो है दीगर पड़ोसी ममालिक के मसाइल की तरफ तवज्जो देते रहते हैं और उधर खर्च करते रहते हैं। आपको याद होगा कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए 80 अरब रुपए का जो बजट है वो रखा गया है और पैसे जारी भी कर दिए गए हैं। और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के सरबराह खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। यानी वो पाकिस्तान के खिलाफ इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को सबूताज किया जा सके। मगर वो इंशाल्लाह पहले भी नाकाम रहे हैं, अब भी नाकाम रहेंगे, मगर अपनी आवाम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इसके साथ आपको याद होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी एक खबर आई थी कि भारतीय बैंक्स, भारतीय सरकारी अफसरान, सियासतदान बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है और पाकिस्तान इस हवाले से बहुत जल्द FATF में वो रिपोर्ट भी पेश करेगा, क्योंकि आइंदा साल जो है इस बात के कभी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान FATF का मेंबर भी बन जाएगा और जिसके बाद भारतीय रिपोर्ट जो है ये FATF में भी जमा कराई जाएगी कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है और उसकी कोशिश है कि ये ब्लैक लिस्ट कराया जाए। तो इंशाअल्लाह भारत तो नहीं करा सका मगर पाकिस्तान भारत को ब्लैक लिस्ट ज़रूर कराएगा। नाज़रीन, इसके साथ जो दूसरी खबर है वो ये खबर ये है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म को स्तम का जो सिलसिला है वो एक मरतबा फिर तेज़ हो गया है। हुर्रियत रहनुमा थे और दीगर जो पार्टी के सरबराह थे उनको नज़रबंद किया गया था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको रिहाई मिली। मगर अभी जो है फिर से एकदम तेज़ी आई है और तेज़ी ये आई है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो साबिक वज़ीर आला हैं, मकबूजा कश्मीर की रही हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह भी हैं, उनको दोबारा से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी बेटी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है इल्तिजा मुफ्ती को। और महबूबा मुफ्ती की जानिब से ट्वीट भी किया गया है और ट्वीट में वो तस्वीर भी दिखाई गई हैं कि किस तरीके से उनके घर को मुहासरे में लिया गया है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पुलवामा जाना चाहती थी, जहां उनके साथी जो वहाँ पे मकामी इंतखाबात हैं, यानी बल्दियाती इंतखाबात जिनको कहते हैं, उनके लिए वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए वो जाना चाह रही थी, मगर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बल्कि जो वहीद परा हैं, यानी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी के रुकन भी हैं, उनको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यानी भारत ने एक दफ़ा फिर से तेज़ी लानी शुरू कर दी है और दोबारा से गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी बरादरी से भी ये अपील की गई है कि भारत को ऐसे तमाम जो हथकंडे हैं
استعمال کرنے سے روکا جائے، وہاں پہ آزادی رائے کے نام پر بھی آزادی رائے کے نام پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کو بھی روکنا چاہیے۔ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کا OIC میں بھی معاملہ ایک دفعہ اٹھایا گیا ہے، اس وقت اجلاس نائجیر میں جاری ہے، وہاں پر پاکستان کی جانب سے بھی وزیر خارجہ پہنچ چکے ہیں، تو اس میں بھی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ تمام جو مسلم ممالک کے وزراء خارجہ ہیں وہاں پر وہ پہنچ چکے ہیں، اس میں بھی کشمیر کے حوالے سے بات اٹھائی جا رہی ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔